नमस्कार। आज 7 सितंबर 2025 की कई अहम खबरें हैं हमारे पास। मतलब एक पूरा कैनवस है आज। जी हाँ, बिल्कुल। राजनीति से लेकर मौसम और अपराध से लेकर उपलब्धियों तक। काफी कुछ है जिस पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन बिखरी हुई खबरों के बीच के कनेक्शन को समझें और देखें कि इनका मतलब क्या है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। आज रात एक बहुत ही खास खगोलीय घटना होने वाली है। जी हाँ, पूर्ण चंद्र ग्रहण। और 2022 के बाद ये सबसे लंबा ग्रहण होगा। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत से दिखाई देगा। ये तो मतलब काफी लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट है। बिल्कुल, पूर्ण चंद्र ग्रहण हमेशा ही एक फैसिनेशन का विषय रहता है और जब ये इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में दिखे तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। एक तरह से ये हमें याद दिलाता है ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह की। आसमान में तो ये अद्भुत नजारा होगा, लेकिन जमीन पर खासकर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज काफी सख्त है। हाँ, पंजाब की जो खबरें हैं वो तो बहुत ही चिंताजनक है। बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। 46 लोगों की मौत की खबर है। 46 मौतें, ये तो बहुत दुखद है और फसल का नुकसान भी बहुत ज्यादा है। हाँ, करीब 2.25 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। ये आंकड़े तो डराते हैं। वाकई, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां हैं, उनकी रोजी रोटी है। पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए इतना बड़ा नुकसान, इसका असर बहुत गहरा होगा। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे की भी बात चल रही है। उम्मीद है कि कोई राहत पैकेज की घोषणा हो। जी, तात्कालिक राहत तो बहुत जरूरी है, लोगों को मदद चाहिए अभी। लेकिन क्या ये काफी होगा? मतलब ये बाढ़ तो बार बार आ रही है। यही तो बड़ा सवाल है। राहत पैकेज के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर भी सोचना होगा। हमारी तैयारी क्या है ऐसी आपदाओं से निपटने की? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है? सही कहा। और देखिए, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान में भी अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। बाढ़ का खतरा, स्कूल बंद कर दिए गए हैं कई जिलों में। और उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी में भी अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। सीएम ने बचाव कार्य तेज करने को कहा है। तो अब देख रहे हैं, एक ही समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में मैदानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी मौसम का कहर। हाँ, ये पैटर्न क्या दिखाता है? मानसून की गड़बड़ी या कुछ और? देखिए, ये मानसून की अप्रत्याशितता तो है ही, लेकिन इसमें शायद क्लाइमेट चेंज का असर भी जुड़ रहा है। ये घटनाएं ज्यादा तीव्र हो रही हैं, ज्यादा विनाशकारी हो रही हैं। ये अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही है, गवर्नेंस और इकोनॉमी का भी मुद्दा है। बिल्कुल। चलिए मौसम की इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं और राजनीति के गलियारों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच बातचीत हुई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, यूक्रेन संघर्ष पर बात हुई है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस दोनों वैश्विक मंच पर अहमियत रखते हैं। उनका एक स्वर में बोलना ये शांति प्रयासों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया का है। सही। और एक और दिलचस्प बयान आया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का। हाँ, वो भारत को लेकर उनके रुख में कुछ बदलाव दिख रहा है। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को अहम बताया है और प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त कहा है। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति है, भारतीय अमेरिकी वोटर्स का प्रभाव। हाँ, वो तो है ही। लेकिन इसे सिर्फ चुनावी बयान मानना भी शायद ठीक ना हो। भारत का कद वाकई बड़ा है। अमेरिका के लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पर हाँ, देखना होगा कि ये बातें सिर्फ बयान हैं या आगे पॉलिसी में भी झलकेंगी। थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, अब देश की राजनीति पर आते हैं। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है, ऐसी खबरें हैं। अच्छा, ये तो तेजी से हुआ। हाँ, कह रहे हैं कि 243 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। 15 सितंबर तक ऐलान भी हो सकता है। अगर ये सच है और बिना किसी बड़ी खींचतान के हो जाता है तो ये गठबंधन के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। सीटों का बंटवारा हमेशा सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, ये तो है। बिहार की राजनीति वैसे भी काफी मायने रखती है। बिल्कुल, इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। अच्छा, एक और राजनीतिक खबर मणिपुर से है। गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। किस बारे में? उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में बहुत देर हुई, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने न्याय में देरी पर भी चिंता जताई है, करीब 260 मौतों का जिक्र करते हुए। ये एक पक्ष का बयान है। जाहिर है मणिपुर की स्थिति जटिल रही है। हाँ, इसे उसी तरह देखना होगा। और हरियाणा से भी एक राजनीतिक बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। अच्छा, किस मुद्दे पर? उन्होंने जीएसटी घाटे पर सवाल उठाए हैं और राज्य में 40% फसल बर्बादी का दावा भी किया है। ये भी जाहिर है चुनावी साल है तो आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। जी,
ये चुनावी मौसम की गर्मी है, हर पार्टी अपने मुद्दे उठा रही है। और एक कानूनी मामला भी है। शर्जील इमाम, जिन्हें दिल्ली दंगों के मामले में हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, हाँ। वो अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अच्छा, तो ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है, देखना होगा कोर्ट का क्या रुख रहता है। और एक खबर उत्तर प्रदेश से है। सरकार ने एक बहुत लंबी अवधि की योजना का खाका खींचा है, विकसित यूपी एट 2047। 2047 तक? ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। क्या है इसमें खास? इसका लक्ष्य है अगले 22 सालों में कृषि के दम पर यूपी को वैश्विक पहचान दिलाना। कृषि के दम पर? ये दिलचस्प है। आमतौर पर फोकस इंडस्ट्री और सर्विस पर रहता है। हाँ, ये थोड़ा अलग हटकर है। मतलब इसके पीछे जरूर कोई बड़ी रणनीति होगी, एग्रीटेक, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट्स, इस तरह की चीजें। लेकिन लक्ष्य बड़ा है तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। सिंचाई, स्टोरेज, मार्केट लिंकेज, किसानों की आय, इन सब पर बहुत काम करना होगा। सही कहा। खैर, अब जरा अर्थव्यवस्था और अपराध जगत की कुछ अहम खबरों को देखते हैं। जी। कॉर्पोरेट दुनिया से अनिल अंबानी से जुड़ी खबर है। उन्हें अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फ्रॉड घोषित कर दिया है। ओह, ये तीसरा बैंक है ना? एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के बाद। हाँ बिल्कुल। आरकॉम पर बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 1656 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। ये मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है, एक के बाद एक बैंक। ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम पर, उनके रिस्क मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये कैसे हो जाता है कि इतना बड़ा लोन डिफॉल्ट होता है और फिर फ्रॉड की बात सामने आती है? और इसका असर सिर्फ बैंकों पर नहीं, आम आदमी के भरोसे पर भी पड़ता है। पहले से ये कैसे हो सकता है? हाँ, अविश्वसनीय लगता है। सीसीटीवी में कोई संदिग्ध दिखा है, जांच चल रही है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। लाल किला कोई आम इमारत नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। वहां से इतनी कीमती चीज का चोरी होना सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित हैं? ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल उठता है। ये सिर्फ चोरी नहीं, ये हमारी विरासत पर हमला है एक तरह से। और भरोसे के टूटने का एक और उदाहरण है आगरा से, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बड़े कोचिंग सेंटर अनअकैडमी सेंटर के संचालक पर आरोप है कि वो 500 से ज्यादा छात्रों से करीब 7 करोड़ रुपए की फीस लेकर फरार हो गया। ओह, ये तो बहुत ही बुरा है। छात्रों के साथ धोखा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में भरोसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले बैंकिंग, फिर राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा और अब शिक्षा। ये चिंता की बात है। ये तो वाकई चिंताजनक तस्वीर है। खैर, इन निराशाजनक खबरों के बीच कुछ अच्छी और गर्व करने वाली खबरें भी हैं। हाँ, कुछ सकारात्मक भी होना चाहिए। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वेनिस फिल्म फेस्टिवल से। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? भारत की अनुपर्णा रॉय ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। अरे वाह, ये तो कमाल की खबर है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है। हाँ, और वहाँ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ अनुपर्णा रॉय की जीत नहीं, ये भारतीय सिनेमा की जीत है। ये दिखाता है कि हमारी कहानियां, हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जा रही हैं, सराही जा रही हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। यकीनन। कला जगत की इस ऊंचाई के बाद अब खेल के मैदान पर चलते हैं। हॉकी फैंस के लिए खुशखबरी है। हॉकी एशिया कप चल रहा है शायद। हाँ, और भारतीय पुरुष टीम 9वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। सेमीफाइनल में किसे हराया? चीन को, और स्कोर था 7-0। 7-0? वाह, ये तो एक तरफा जीत हुई। बहुत शानदार प्रदर्शन। हाँ, अब फाइनल में मुकाबला दक्षिण कोरिया से है, जो 5 बार की चैंपियन है। मुकाबला कड़ा होगा। कोरिया हमेशा एक मजबूत टीम रही है, लेकिन इस जीत से टीम का मनोबल बहुत ऊंचा होगा। उम्मीद करते हैं कि कब भारत आए। उम्मीद तो यही है। और अंत में एक सांस्कृतिक खबर मुंबई से। गणपति विसर्जन हुआ होगा। हाँ, भारी बारिश के बीच भी गणपति बप्पा को विदाई दी गई। आंकड़ों के मुताबिक 18,000 से ज्यादा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। 18,000? ये आंकड़ा ही बताता है कि ये उत्सव मुंबई के लिए कितना बड़ा है। बारिश भी लोगों की आस्था को डिगा नहीं पाई। ये मुंबई की स्पिरिट है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि एक ही दिन में कितनी तरह की घटनाएं हुई। हाँ, एक तरफ प्रकृति का रौद्र रूप, बाढ़, बारिश, दूसरी तरफ कूटनीति, राजनीति के दांव पेच, बदलते समीकरण, अर्थव्यवस्था में चिंताजनक संकेत, अपराध की खबरें जो भरोसे को तोड़ती हैं। लेकिन फिर उम्मीद की किरण भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कला की पहचान, खेल में जीत का जज्बा। सही कहा, ये सब एक साथ हो रहा है। यही दुनिया की जटिलता है। चुनौतियां हैं तो अवसर भी हैं, दुख है
तो खुशी भी है। ये सब घटनाएं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, अच्छी बुरी एक साथ घट रही हैं। जी, और ये हमें लगातार याद दिलाती हैं कि सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। तो इन सभी खबरों को एक साथ देखकर मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि हम सूचना के इस दौर में जी रहे हैं, हर पल खबर आ रही है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। तो क्या ये लगातार आती हुई जानकारी, ये खबरों का सैलाब हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद कर रहा है, या हम सिर्फ इन अलग अलग घटनाओं के टुकड़ों में खोकर रह जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम इन डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या हम एक बड़ी तस्वीर देख पा रहे हैं, या बस हर नई खबर पिछली को भुला देती है? शायद। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।